स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PY क्विज प्रैक्टिस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पेपर हमारा दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 के अंदर हुआ था, इस पेपर में जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पेपर की अगर बात करते हैं, यानी कि दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 में लगभग 12 से 13 मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है कॉलम X रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ जंक्शंस एंड कॉलम Y रिप्रेजेंट द प्रोटीन एसोसिएट विद द जंक्शन। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं जो 4th यूनिट है, दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। वहां से क्वेश्चन आया है। कॉलम X के अंदर आपको जंक्शन का नाम दिया है और कॉलम Y के अंदर प्रोटीन का नाम दिया है जो इन जंक्शन को बनाने में मदद करता है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर पर। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल जंक्शन मिलते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक आता है टाइट जंक्शन, एक है एंकरिंग जंक्शन और एक है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है, ये ऐसे जंक्शन होते हैं जो कि 2 सेल को बिल्कुल टाइटली पैक कर देते हैं। मतलब इतना टाइट पैक कर देते हैं कि वहां से कोई भी चीज या फिर कोई भी मॉलिक्यूल लीक नहीं कर सकता है। ऐसे जंक्शन को हम बोलते हैं टाइट जंक्शन, विच प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल्स फ्रॉम वन साइड ऑफ अ शीट ऑफ सेल्स टू द अदर। इनको हम ऑक्लूडिंग जंक्शन भी बोलते हैं। ऐसे ही सेकंड टाइप है एंकरिंग जंक्शन, जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, ये ऐसे जंक्शन होते हैं जो 2 सेल को कनेक्ट करते हैं, साथ साथ वो सेल को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। मतलब ये ऐसे जंक्शन है जो 2 सेल के बीच में भी हो सकते हैं, उन दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। साथ साथ ये जंक्शन सेल के और सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होता है उनके बीच में भी हो सकते हैं, where the neighboring cells membrane attach and are supported by cytoskeleton elements within the cells, either actin or intermediate filament. This type of junction also anchor the epithelial cells to the ECM, यानी सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है उससे भी कनेक्ट करवाने में ये मदद कर सकते हैं। थर्ड आते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन, जिसको हम गैप जंक्शन भी बोलते हैं। ये ऐसे जंक्शन हैं जो कि सेल को कनेक्ट करते हैं, साथ साथ उनके बीच में कम्युनिकेट भी करवाते हैं। अब वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? चीजों को ट्रांसपोर्ट करके। कुछ मॉलिक्यूल्स है जो एक सेल से दूसरे सेल में गए हैं, तो ये उनका तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। तो उन दोनों सेल के बीच में कुछ ऐसे जंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन दोनों सेल को कनेक्ट कर रही होती हैं और कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। उन जंक्शन को हम बोलते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन, which mediate the passage of electrical या फिर chemical signals from one cell to another, also known as gap junction and chemical and channel forming junction। ठीक है, तो यहां पर जो हमें दिया है इसमें एंकरिंग जंक्शन है, ठीक है, ऑक्लूडिंग जंक्शन मतलब कि टाइट जंक्शन है, चैनल फॉर्मिंग जंक्शन यानी कि गैप जंक्शन है, और सिग्नल रिलेइंग जंक्शन मतलब कुछ जंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि सिग्नल को पहुंचाने में भी मदद करते हैं, उनको बोलते हैं सिग्नल रिलेइंग जंक्शन। तो ये तो बातें हमने देख ली हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन से प्रोटीन कहाँ कहाँ मदद करते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले, डेस्मोग्लिन एक प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोसोम। डेस्मोसोम एक जंक्शन है जो कि आता है एंकरिंग जंक्शन की कैटेगरी में, और इस डेस्मोसोम को बनाने के लिए एक प्रोटीन हेल्प करता है जिसका नाम है डेस्मोग्लिन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा एक जंक्शन है जो कि 2 सेल को कनेक्ट कर रहा है, और ये दोनों सेल को कनेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं डेस्मोसोम्स। और यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो प्रोटीन है और ये वाला जो प्रोटीन है उसका नाम है डेस्मोग्लिन। तो डेस्मोग्लिन एक ऐसा प्रोटीन है जो डेस्मोसोम यानी एंकरिंग जंक्शन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद है क्लोडिन, एक फैमिली है प्रोटीन की जो कि जरूरी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइट जंक्शन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 सेल हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन है, एक सेल की ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल टाइटली पैक कर देते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है टाइट जंक्शन का होता है, यहाँ पर सेल बिल्कुल टाइटली कनेक्ट है कि चीजें वहां से लीक नहीं कर सकती हैं, तो उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। बहुत से प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इस
जंक्शन को बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि ऑक्लूडिंग प्रोटीन है, क्लेडिंग प्रोटीन है, ई कैडेरिन है, ZO1 है, JAM1 है, कैडेनिन है और सिंगुलिन है और एक्टिन है। ये कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो टाइट जंक्शन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो इन दोनों को एक बार मैच कर लेते हैं। एंकरिंग जंक्शन में क्या आ जाएगा, डेस्मोग्लिन, यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड, और ऑक्लूडिंग जंक्शन में आ जाएगा क्लेडिन। इसके बाद बचा है चैनल फॉर्मिंग जंक्शन और हमारा सिग्नलिंग जंक्शन वाला। तो कनेक्सिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन है, यानी कि मानो ये कोई भी एक सेल है और ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो एक ऐसा प्रोटीन जो सेल की मेम्ब्रेन में इम्बेड होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो कनेक्सिन एक ऐसा ही प्रोटीन है जो मदद करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैप जंक्शन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक सेल की मेम्ब्रेन है और ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जंक्शन बना हुआ है जिससे चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये प्रोटीन से बने होते हैं और इनमें से ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं जो चैनल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन्हीं प्रोटीन का नाम है कनेक्सिन। तो बेसिकली जो कनेक्सिन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो गैप जंक्शन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इसके बाद एक नॉच सिग्नलिंग होती है जो कि जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग होती है। मतलब ये मानिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है, यहाँ पर डेल्टा होता है और यहाँ नोच होता है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से जो सिग्नल है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो ये भी जंक्शन है लेकिन ये मदद कर रहा है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में। तो इस तरीके से ये यहाँ हम देख सकते हैं। तो चैनल फॉर्मिंग जंक्शन कौन सा बनाएगा, कनेक्सिन, और सिग्नल रिलेइंग जो जंक्शन होते हैं उसमें आ जाएगा डेल्टा एंड नोच। तो ए का थर्ड है और बी का है 1, ए का थर्ड, बी का 1, सी का फोर्थ है और डी का है सेकंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। कॉलम एक्स में आपको दिया है प्लांट हार्मोन का नाम और कॉलम वाई में आपको उनका प्रिकर्सर दिया है, यानी कि कौन सा हार्मोन किस कंपाउंड से बनता है, आपको मैच करके बताना है। तो ये प्लांट हार्मोन से आया है और अभी हम प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ भी रहे हैं। डिटेल में हमने इन चारों के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको भी डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है तो इसी चैनल पर आपको वीडियोज मिल जाएंगी प्लांट हार्मोन के नाम से, आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि ट्रिप्टोफैन नाम के एक अमाइनो एसिड से बनता है, यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड। इसके बाद साइटोकाइनिन जो है ये भी एक प्लांट हार्मोन है जो कि एडिनोसिन मोइटी से बनता है, तो यहाँ बी का हो जाएगा सेकंड। इसके बाद इथिलीन एक गैसियस हार्मोन होता है जो कि ACC से बनता है, यानी कि 1 एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको ACC भी बोलते हैं, तो इससे बनता है इथिलीन। और लास्ट में जो जिब्रेलिन होता है ये बनता है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट से या फिर डाइफॉस्फेट से, जिसको हम GGPP भी लिखते हैं, जो कि 20 कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड होता है, उससे बनता है जिब्रेलिन। ओके, तो हमारा 1 का हो जाएगा थर्ड, बी का सेकंड। 1 का थर्ड है और बी का सेकंड केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 1 का ए का थर्ड है, बी का सेकंड है, सी का फोर्थ है और डी का 1 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 088 और कॉलम एक्स के अंदर आपको प्रोटीन का मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, जबकि कॉलम वाई के अंदर बताया है कि अगर प्रोटीन में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन होता है तो उसका काम क्या होगा। इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, यानी कि प्रोटीन बनने के बाद यदि हम वहां से कुछ चीजें हटाते हैं या ऐड करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, और वो कुछ काम करने के लिए ही मॉडिफाइड किए जाते हैं। यानी अगर हमें उस प्रोटीन से कुछ और काम करवाना है तो हम उसको मॉडिफाइड कर देते हैं। तो यहाँ आपको इसी के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले बताया है पाल्मिटोइलेशन, यानी कि यदि आप प्रोटीन के ऊपर पाल्मिटिक एसिड को ऐड कर देते हैं। ये क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड होता है। तो यदि आप प्रोटीन पर पाल्मिटिक एसिड को ऐड करते हैं तो उस फिनोमिना को बोलते हैं पाल्मिटोइलेशन। ये क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ palmitoylation involves the addition of a 16 carbon fatty acid, that is palmitic acid, to the cysteine residue of the protein by thioester bond।
मतलब कि जैसे मानिए ये हमारा प्रोटीन है, इस प्रोटीन पर जो सिस्टीन रेजिड्यू होता है वहां पर हम पाल्मिटिक एसिड को ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ थायोएस्टर बॉन्ड, जिसको बोलते हैं पाल्मिटोइलेशन। प्रोटीन एसाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, PAT आर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटेलाइजिंग द एडिशन ऑफ पाल्मिटेट टू द सबस्ट्रेट। यानी कि ये जो एडिशन हुआ है पाल्मिटिक एसिड का यहाँ पर, वो किसने किया है? प्रोटीन एसाइल ट्रांसफरेज ने किया है। तो यहाँ ये काम क्या करेगा? वन मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन पाल्मिटोइलेशन इज अ प्रमोट प्रोटीन मेम्ब्रेन एसोसिएशन। यानी कि हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को एंकरिंग करने में, यानी कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने में या फिर उसकी फॉर्मेशन में भी ये पाल्मिटोइलेशन का रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको मैच कर सकते हैं कि पाल्मिटोइलेशन हेल्प इन द मेम्ब्रेन एंकरिंग, तो ए का हो जाएगा सेकंड। इसके बाद है पॉलीसुमोलेशन। इसका मतलब क्या होता है? आपने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज यूबिक्विटिनेशन। यानी कि जब हम अपने प्रोटीन पर बहुत सारे एक फैक्टर को जोड़ देते हैं जिसका नाम है यूबिक्विटिन, तो उस प्रोटीन का फिर डिग्रेडेशन हो जाता है। ऐसे ही सेम वर्क करता है सुमुलेशन। तो पॉलीसुमुलेशन क्या है? एक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की, दैट इन्वॉल्व द अटैचमेंट ऑफ पॉलीमेरिक सुमो चेन टू द टारगेट प्रोटीन। यानी कि जो हमारा प्रोटीन होता है उस पर हम बहुत सारे सुमो ग्रुप को ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसुमुलेशन। सुमो इज अ मेंबर ऑफ अ यूबिक्विटिन लाइक प्रोटीन superfamily that is covalently attached to the target protein as a post translation modification। मतलब यहाँ पर वो अटैच हो जाता है और जिस पर भी ये अटैच होगा उस प्रोटीन का फिर डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब उसको ब्रेक करवा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम मैच कर सकते हैं कि ये जो फिनोमिना है ये हेल्प करता है प्रोटीन के डिग्रेडेशन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइलेशन करना, मतलब कि हमारे प्रोटीन पर किसी भी ग्लूकोज को ऐड कर देना या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम ऐड करते हैं तो इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये भी एक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, दैट कैन अकर ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस। इट कैन सपोर्ट सेल स्ट्रक्चर, प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये ग्लाइकोसाइलेशन बहुत सारे काम के लिए किया जाता है, जैसे कि अगर हमें सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, प्रोटीन की फोल्डिंग करवानी है या फिर उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है तो हम ग्लाइकोसाइलेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइल फोस्फेटाइडल इनोसिटोल को हमने ऐड किया है अपने प्रोटीन पर, जो प्रोटीन की फोल्डिंग करवाने में हेल्प करता है। और मैनोज 6 फॉस्फेट क्या होता है? ये एक आईडी कार्ड की तरह काम करता है। यानी कोई भी प्रोटीन बना है और यदि उस प्रोटीन को लाइसोसोम के अंदर जाना है तो उसके ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट लगा होना चाहिए। तो उस प्रोटीन पर हम इसको ऐड कर देते हैं, फिर ये प्रोटीन लाइसोसोम में चला जाता है। तो बेसिकली मैनोज 6 फॉस्फेट इज रिलेटेड टू द लाइसोसोमल टारगेटिंग। तो ए का है सेकंड, बी का है 1, सी का है 4th, डी का है 3rd। ए का 1 है और नहीं, ए का सेकंड है और बी का 1 है, सी का 4th है और डी का 3rd है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। कॉलम एक्स के अंदर आपको दिया हुआ है एंजाइम का नाम और कॉलम वाई के अंदर आपसे पूछा है कि वो कहाँ मिलते हैं, मतलब फ्रैक्शन जब करते हैं सेल को तो वो कहाँ पर हमें एंजाइम देखने को मिलेंगे। तो पहले दिया है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर। तो जब रेस्पिरेशन होता है यानी कि जब ग्लूकोज से एटीपी बन रही होती है तो वहाँ 2 तरीके होते हैं, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। जब एनारोबिक होता है तो साइटोसोल के अंदर ही ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में और फिर पायरुवेट से वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट में विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। तो अगर लैक्टेट साइटोसोल में बन रहा है ऑब्वियसली ये एंजाइम भी कहाँ होगा? साइटोसोल में होगा। चलिए तो एक बार देख भी लेते हैं। लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसको हम शॉर्ट में LDH बोलते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम
ऑफ द एनारोबिक मेटाबॉलिक पाथवे इट अकर इन द साइटोसोल। तो पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और फिर इस पायरुवेट से बनता है लैक्टेट। यहाँ एंजाइम आता है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी कि पायरुवेट से लैक्टेट बन सकता है और फिर लैक्टेट से पायरुवेट भी बन सकता है। लेकिन जब पायरुवेट से लैक्टेट बनता है तो NADH कन्वर्ट होता है NAD में, और जब लैक्टेट से पायरुवेट बनता है, जब NAD कन्वर्ट होता है NADH में। लेकिन एंजाइम यहाँ है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। ये कहाँ मिलेगा? साइटोसोल में मिलेगा। तो ए को हम मैच कर सकते हैं थर्ड से, और ए का थर्ड केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया है जो कि थर्ड है, तो हमारा एक ही मैचिंग से अपना आंसर आ गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। एसिड फॉस्फेटेज और ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज ये कहाँ मिलते हैं, और लास्ट में दिया हुआ है कैटालेज। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। Catalase is an enzyme found in nearly all living organisms that breaks down hydrogen peroxide into oxygen and water। जो H2O2 होता है उसको ये एंजाइम कैटालेज कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में प्लस वाटर में। It is a key antioxidant enzyme that protects cells from the oxidative damage caused by the reactive oxygen species। जो ROS बनता है जिसकी वजह से हमारे सेल को काफी डैमेज हो सकता है, इस ROS से जो बनते हैं इससे कैटालेज हमारी हेल्प करता है। One catalase molecule can convert millions of hydrogen peroxide molecule to oxygen and water each second। मतलब एक सेकंड में वो मिलियन से भी ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर सकता है ऑक्सीजन में प्लस वाटर में। और ये एंजाइम मिलता कहाँ है? पेरोक्सिसोम में मिलता है। ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है जिसमें क्या होता है, यहाँ सेल की मतलब ये मेम्ब्रेन होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, और साथ में यहाँ कैटालेज एंजाइम होता है। इसी को ही हम पेरोक्सिसोम बोल देते हैं। ठीक है, तो कैटालेज कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा पेरोक्सिसोम में, यानी कि डी का है फोर्थ, यहाँ डी का फोर्थ ही दिया हुआ है। चलिए आगे। ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। देखो जहां भी ये वर्ड आ जाता है फॉस्फेटेज, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, और जहां वर्ड आ जाए काइनेज, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो यहाँ लिखा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, यानी कि इस एंजाइम को हम G6-पेज भी बोलते हैं। इज एन एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 6th कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है। ये एंजाइम क्या करता है? उस फॉस्फेट को हटा देता है, तो ये खाली ग्लूकोज बच जाता है एंड फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में प्लस फॉस्फेट में। इट इज फाउंड इन द लीवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम बीइंग एसोसिएट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी हमारे सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी मेम्ब्रेन पर ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। लेकिन हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि ये कहाँ मिलता है, अलग तरीके से दिया हुआ है। मैं बता देती हूँ आपको कैसे दिया है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज इज अ माइक्रोसोमल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू ग्लूकोज। मेन क्या है कि ये एक माइक्रोसोमल एंजाइम है, जिसका मतलब क्या है, माइक्रोसोमल फ्रैक्शन कंटेन अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स दैट मेटाबोलाइज ड्रग्स। होता क्या है कि मानो हमारे पास कोई भी सेल है, उस सेल को हमने ब्रेक कर लिया है और फिर हमने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, तो हम थोड़ा स्लो रखते हैं तो सबसे पहले चीजें सेपरेट हो जाती हैं, जिसमें कि पूरा सेल भी आ सकता है, न्यूक्लियस आ सकता है और साइटोस्केलेटन आ जाते हैं अलग से। फिर यहाँ पर जो बचता है सुपरनेटेंट, उसको अलग से फिर एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, फिर उसको और ज़्यादा मतलब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो फिर कुछ चीजें नीचे आ जाएंगी, कुछ ऊपर रह जाएंगी। यहाँ पर क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, लाइसोसोम आएगा और पेरोक्सिसोम आएगा। फिर यहाँ पर ये जो बचा है सुपरनेटेंट, उसको फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा और उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। जब उसका अगेन सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो वहां पर हमें जो पैलेट है उसमें मिलता है माइक्रोसोम और अदर स्मॉल वेसिकल्स मिलती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमें मिलता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम, यहाँ माइक्रोसोम में आकर के ही मिलता है। फिर आप अगर इस सुपरनेटेंट को फिर से रखेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो लास्ट में आपको मिलते हैं राइबोसोम्स, वायरस या फिर जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में ये दिया है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कहाँ मिलता है, तो ये माइक्रोसोमल जो फ्रैक्शन होता है यहाँ पर आकर के हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एसिड फॉस्फेटेज इज एन एंजाइम दैट फ्री
that free attached phosphoryl group from other molecule during the digestion. It can be further classified as a phosphomonoesterase. It is stored in lysosome and function when these fuse with endosomes, which are acidified while they function. Therefore, it has an acidic pH optimum. यानी कि हमें पता है लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होते हैं, यानी उनके अंदर इतने खतरनाक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि यदि लाइसोसोम फट जाए और उसके एंजाइम बाहर निकल जाए तो वो पूरे सेल की डेथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो चीज़ों को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। और उनमें से एक एंजाइम होता है एसिड फोस्फेटेज, जो कि एसिडिक मीडियम पे काम करता है और इसी को हम एसिड फोस्फेटेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार मैच कर लेते हैं। जो ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज है ये कहाँ मिलेगा, माइक्रोसोम में मिलेगा, जबकि एसिड फोस्फेटेज हमें मिलेगा लाइसोसोम में। तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। कॉलम एक्स के अंदर आपको दिया है ह्यूमन डिजीज का नाम और कॉलम वाई के अंदर आपको दिया है वेक्टर का नाम, यानी कि ये जो डिजीज है उनको फैलाने वाले जो पैथोजन है वो कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, किस वेक्टर की हेल्प से होते हैं, बेसिकली वो आपको बताना है। तो यहाँ चिकनगुनिया दिया है, लाइम डिजीज दिया है, लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस दिया है और स्किस्टोसोमियासिस दिया हुआ है। इनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं चिकनगुनिया की। तो चिकनगुनिया एक मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटोज, प्राइमरली एडीज एग्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस. The mosquitoes usually transmitted the disease by the biting an infected person and then biting to someone else. मानो ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसको एक वायरस है, जिसकी बॉडी में एक वायरस है और ये वायरस क्या कोज करता है, चिकनगुनिया को कोज करता है। और ये कोई दूसरा बंदा है जिसके अंदर ये वायरस नहीं है। तो ये जो मॉस्किटो है जिसका नाम एडीज दिया हुआ है, अगर ये एडीज इसको बाइट कर लेता है तो ये वायरस इस एडीज के अंदर चला जाता है और जब ये सेम मॉस्किटो इस पर्सन को बाइट करता है तो बाइट करने में इसकी जो सलाइवा होती है वो वहाँ चली जाती है और सलाइवा के साथ में जो वायरस है यहाँ वो इसके अंदर भी एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से चिकनगुनिया का जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ एडीज मॉस्किटो। ओके, आगे है लाइम डिजीज। ये कॉज होती है बाय द बैक्टीरिया बोरिलिया एंड बुर्गडोरफेरी से, which is transmitted to human through the bite of infected black-legged tick, और जिनको डियर टिक्स भी बोलते हैं, जो कि कुछ ऐसे होते हैं, इनके जो लेग होते हैं वो ब्लैक्ड होते हैं इनके जो लेग होते हैं वो ब्लैक होते हैं। अगर ये जो टिक्स होते हैं इनको ब्लैक लेग्ड टिक बोलते हैं या फिर डियर टिक बोलते हैं, तो ये जब मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को बाइट करते हैं तो इस बैक्टीरिया को फैला देते हैं। इसी डिजीज को बोलते हैं लाइम डिजीज। एक बार इतना मैच कर लेते हैं। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय द एडीज मॉस्किटो, जबकि लाइम डिजीज इज कॉज्ड बाय द टिक्स। तो ए का 1 है और बी का है 4th। ए का 1 है और बी का 4th केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 4th ऑप्शन में। आगे बात करते हैं लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस। तो लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस को हम एलिफेंटिएसिस डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इस डिजीज में जिसको भी ये होती है उसके पैर और हाथ में स्वेलिंग हो जाती है, वो इतने सूज जाते हैं कि एलिफेंट के हाथ पैर जैसे लगते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इस डिजीज को एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं और वैसे इसको लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस बोलते हैं, क्योंकि जो वॉर्म इसको क्रिएट करता है, कोज करता है, उसको फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। और ये कहाँ दिक्कत करता है, हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जो लिम्फेटिक नोड होती हैं, वहां पर ये इन्फेक्शन कर देता है। इज अ पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक वॉर्म्स वाउचेरिया बैनक्रोफ्टी दैट स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटोज बाइट। तो ये वाउचेरिया बैनक्रोफ्टी एक वॉर्म है जो कि फैलता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में विद द हेल्प ऑफ बाइट। मॉस्किटोज जो मच्छर हैं जब वो बाइट करते हैं और जब किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करते हैं तो वहां वो उसको ट्रांसमिट कर देते हैं।
A wide range of mosquitoes can transmit the parasite depending on the geographic area. अलग अलग एरिया में अलग अलग मॉस्किटोज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि इन अफ्रीका द मोस्ट कॉमन वेक्टर इज एनोफिलस एंड इन द अमेरिका इट इज कुलेक्स क्वीफेसिएटिस, ये इसका पूरा नाम है कुलिक्स का. एडीज एंड मैंसोनिया कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन इन द पैसिफिक एंड इन एशिया. तो अलग अलग एरिया में अलग अलग मॉस्किटोज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस डिजीज. ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है एनोफिलिस मॉस्किटो, तो यहां हम कहेंगे कि सी का हो जाएगा सेकंड. ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, जो कि है स्किस्टोसोमियासिस, ऑल्सो नोन एज स्नेल फीवर, इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द पैरासिटिक फ्लैटवर्म जिसका नाम है स्किस्टोसोम्स. तो ये जो फ्लैटवर्म है ये इस डिजीज को कॉज करता है. इसको स्नेल फीवर भी बोलते हैं क्योंकि इस डिजीज को जो स्प्रेड करता है वो स्नेल होता है. जो एक्वेटिक स्नेल होते हैं वो इस फ्लैटवर्म को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं. स्किस्टोसोम्स लिव इन सर्टेन टाइप ऑफ फ्रेश वाटर स्नेल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये फ्लैटवर्म. ओके, एक बार मैच कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा एक्वेटिक स्नेल, यानी कि सी का है सेकंड और डी का हो जाएगा थर्ड. फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. कॉलम एक्स के अंदर आपको दिया है स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है और कॉलम वाई के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि स्पीसीज को